नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारा एक अधिकार आता है जो कि समानता का अधिकार, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं उससे आगे की। तो अनुच्छेद 18 है, हम उसको पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 14 में हमने क्या पढ़ा था? कानून के समक्ष समानता। 15 में पढ़ा था धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव की मनाही। 16 में अवसर की समानता और 17 में अस्पृश्यता का अंत। और जो अनुच्छेद 18 है हमारा, उसमें उपाधियों का अंत, जिसमें बात की गई थी कि जैसे पहले भाई राजा महाराजाओं के समय सर की, महाराजा की, नाइटहुड की, राय बहादुर, ऐसी अनेक उपाधियां दे दी जाती थी। लेकिन अब इसका प्रावधान नहीं है। सिर्फ किस में उपाधियां दी जा सकती है? सेना में और एजुकेशन से रिलेटेड, और कोई भी रैंक है आप उसके अनुसार आपको। लेकिन जो भी नेशनल अवार्ड है उसमें आप सरनेम यूज नहीं कर सकते। और कोई भी विदेशी अवार्ड है वो आप लेने से पहले किसकी परमिशन लेंगे? राष्ट्रपति की अनुमति से ही उसको ले सकते हैं। तो ये हम पिछले जो वीडियो में बात कर चुके हैं अनुच्छेद 18 तक। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, जिसमें कि हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में किसकी बात की गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और देखिए, इन 6 को हमें न ही केवल याद रखना है बल्कि इनको क्रम वाइज भी लगाना है कि फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सी। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की इसमें बात की गई है। पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी, जिसको हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है, आप सभी जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले है वाक और अभिव्यक्ति की। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का, अपने विचार रखने का अधिकार है। और इसी के अंतर्गत आता है मीडिया की स्वतंत्रता, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई, या फिर हम मौन रहते हैं उसकी स्वतंत्रता। तो इस टाइप से हमें इसमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो हमें याद रखना है कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता, या अपने विचार को, या फिर फ़ोन टेपिंग होता है, ये सब प्रकार की स्वतंत्रता किसके उसमें आती है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप आए दिन देखते हैं न्यूज़ में, हम जो भी अपने विचार रखते हैं इस पार्टी के खिलाफ, इस नेता के खिलाफ, इसका पुतला फूंकते हैं, किसी भी सरकार की आलोचना करते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम अपने विचार को है वो क्या कर सकते हैं? लोगों के सामने रख सकते हैं। लेकिन बजाय उसके भी क्या है? इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। इसके भी कुछ क्यों है भाई? क्योंकि आप ऐसे विचार पेश नहीं कर सकते हैं जिससे किसी देश की एकता, अखंडता, हमारे देश की एकता, अखंडता को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचे, सुरक्षा को, विदेशी संबंध हमारे प्रभावित हों, ऐसे आप नहीं बोल सकते। या फिर हमारी मोरालिटी, हमारी जो हम अनैतिक रूप से व्यवहार करते हैं, तो इस तरीके से हम, ये हमारे कुछ अपवाद हैं। यानी कि ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम अपने विचार रख सकते हैं किसी के भी सामने, लेकिन हम इस टाइप के विचार नहीं रखेंगे जो हमें किसी भी प्रकार के हमारे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर हम दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, फिर हम बोलेंगे कि भाई ये तो हमारे विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट पढ़ा हमने, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड है हमारा अनुच्छेद 19 के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की। भाई हम शांतिपूर्ण क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। आप देखते हैं जैसे सत्संग वगैरह होते हैं, या फिर वैसे भी बहुत सारे ऐसे मंच का सम्मेलन किया जाता है। बिना हथियार के हम क्या हो सकते हैं? शांतिपूर्ण, काफ़ी लोग मिलकर इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्ण। तो दूसरा कौन सा है? सम्मेलन। थर्ड पॉइंट है हमारा संगम या संघ बनाने का अधिकार। जो संगम हो या संघ बनाने का अधिकार है, जैसे हम पार्टी बनाते हैं कोई भी, जैसे कि बीजेपी है, या फिर कोई भी सीपीआई है, या हम कोई भी क्षेत्रीय पार्टी का गठन करते हैं। तो वैसे हमारे संविधान में पार्टी से रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये किस में, इसमें बात की गई है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है। तो जो पार्टी बनाने का अधिकार है वो भी इसी के तहत आता है, 19(3) के तहत। फोर्थ पॉइंट है हमारा
अबाध संचरण या आने जाने की स्वतंत्रता। देखिए, हम अपने देश में अबाध रूप से कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका भी, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आने जाने की मनाही होती है। जैसे जनजाति एरिया हैं जो अपने अकॉर्डिंग रहते हैं, अगर कोई लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उनकी कई जगह ऐसी हैं जैसे हमारे जनजाति बहुत ही कम मात्रा में बची हुई है, तो उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना किया जाए। उनकी जो संस्कृति, उनका जो कल्चर है, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई आए, तो इस तरीके से हम बाउंडेशन भी लगा सकते हैं। तो अबाध संचरण वैसे क्या है, अबाध संचरण या आने जाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद है हमारा निवास करने की। हम देश में भाई कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों या फिर जैसे पेशेवर अपराधी हैं, है ना, वो कहीं पे भी जाके तो इस तरीके से नहीं बस सकते। यहाँ पे कोई क्राइम किया, कहीं और जाके बस गए, तो इसमें सरकार, इसमें जो हमारा संविधान है वो कुछ बंधन लगा सकता है। वैसे आप कहीं पे भी निवास कर सकते हो, भाई आपका व्यापार कहीं और है, आप कहीं और निवास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसी जगह पे नहीं करेंगे जहाँ पे जनजाति एरिया है, वहाँ पे कुछ बाउंडेशन लगा रखी, उनको कुछ छूट दी गई है, या फिर अपराधी वगैरह है, तो ये इसकी श्रेणी से बाहर है। व्यापार या कारोबार, आपको व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है, लेकिन बजाय इसके शर्त है कि अनैतिक ना हो। भाई आप कहने लगे कि हमारे तो व्यापार करने की स्वतंत्रता है, और आप ऐसे नशीले पदार्थों का व्यापार करने लग गए जिससे हमारे देश को, हमारे समाज को नुकसान होता है, तो फिर आपके तो व्यापार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो व्यापार कैसा नहीं होना चाहिए, अनैतिक करते वाला नहीं होना चाहिए। और लास्ट है हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, अब समाप्त कर दिया गया है। कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अब बात आती है कि भाई हमारा ये संपत्ति का अधिकार है, ये हमारा अनुच्छेद 31 में भी है, और भाई हमने बात की है 19(7) में भी है। तो ये कौन सा, ये जो संपत्ति का अधिकार है ये हटाया गया है। ये खरीदने बेचने, जैसे जो खरीदने बेचने वाली संपत्ति जो आपने खरीदी है, और जो अनुच्छेद 31 जिस संपत्ति के अधिकार की बात करता है वो है आपकी पैतृक संपत्ति। उसमें से भी सरकार को यदि कोई सड़क बनानी है, या इस टाइप का देश के लिए, लोगों के अच्छे विकास के लिए कुछ कार्य करना है, तो उसमें भी आपका फिर वो हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा 19(7) में था और 31 में था, जिसको कि अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और 300 क में। ठीक है, तो ये अब आपका एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने अनुच्छेद 19 में कौन सी, अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको याद रखना है कि बोलने का, विचार रखने का। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन, अभिव्यक्ति होती है, फिर आप क्या करते हैं, सम्मेलन बनाते हैं, फिर संघ बनाते हैं। देखिए, सम्मेलन और संघ में, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले कौन सा, क्योंकि हमें सीरियल वाइज याद करना है। तो सबसे पहले सम्मेलन, फिर आता है संघ, क्योंकि हम कोई सम्मेलन करने के बाद ही संघ का, फिर आने जाने की, अबाध संचरण करने की, फिर निवास करते हैं, आएंगे जाएंगे कहीं पे तभी तो निवास करेंगे, फिर निवास करने की, फिर व्यापार या कारोबार। तो ये 6 हमें याद रखना है, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, आने जाने की, निवास करने की, और व्यापार करने की। सबसे लास्ट में आपका व्यापार है। इस तरीके से भी इसको आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 है, उसमें किसकी बात की गई है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कि भाई जब आपको अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण दिया गया है, ये भी आपका मौलिक अधिकार है कि आप उसका संरक्षण, जैसे अपराध के समय, इसमें 3 ही मेन प्रावधान हैं। एक तो अपराध के समय कानून, उसके समय का कानून, जैसे मान लीजिए आपसे कोई अपराध हुआ है जो 1 साल पहले या 5 साल पहले का था, अब उस पे कानून कुछ और है, पहले कानून कुछ और था, तो आप क्या करेंगे, आपको जो उस समय, जिस समय आपने क्राइम किया है, उस समय का कानून ही आप पे लागू होगा। दूसरा है एक अपराध की एक सजा। मान लीजिए आपने एक मर्डर किया है किसी और का, एक के साथ मर्डर किया है किसी और का, तो आपको जो आपका अपराध है, एक अपराध की एक सजा मिलेगी। आपका जो दूसरा केस है, अलग जो आपका क्राइम है उसका जो दूसरा केस है, उस पे आपको
अलग सजा मिलेगी, और जो ये आपका केस है इस पे अलग। तो एक अपराध के लिए एक सजा है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 क्राइम कर दिए तो और 10 के लिए आपको एक ही सजा मिलेगी, नहीं। जो आपका एक अपराध है उसकी आपको एक सजा मिलेगी, दूसरा अपराध है उसको दूसरी। तो खुद के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं। खुद के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट किया गया है और आपसे ज़बरदस्ती, आपने कोई क्राइम किया भी नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती आपको बोला जा रहा है कि अपने विरुद्ध गवाही दो, आप कहो कि मैंने ये क्राइम किया है। जैसे पुलिस आमतौर पे करती है, हमारी पुलिस बोलती है, जब उनके ऊपर प्रेशर आता है और उनको रियल में जिसने अपराध किया है वो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो कई बार क्या करते हैं वो, जो उनके पकड़ में आता है, उनका रिश्तेदार होता है या उनके पहचान वाले, उनको ही पकड़ के और ये बोलते हैं कि अब आप ये कबूल करो कि भाई हमने ये अपराध किया है। तो आपको गवाही, खुद के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये इसमें एक अपराध के लिए एक सजा, उस समय का कानून, एक अपराध के लिए एक सजा और गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये है हमारा अनुच्छेद 20। अब हम आगे चलते हैं और अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है कि भाई हमारे जीवन का, देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये कभी समाप्त नहीं होते। जैसे इमरजेंसी होती है उसके समय भी ये समाप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 आपको ये याद रखना है। तो 20 तो हम पढ़ चुके हैं, 21 अब हम पढ़ रहे हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको अपने प्राण बचाने का, अपना जीवन बचाने का आपकी क्या है, अधिकार है। तो प्राण में तो आता है आपका पर्यावरण, आत्महत्या और स्वास्थ्य। भाई जैसे कि पर्यावरण है, आपको अच्छा पर्यावरण मिले, अच्छी आपको जो हवा मिले, उसका भी आपको क्या है, अधिकार है। आत्महत्या या स्वास्थ्य पे भी आपके प्रभाव पड़ता है, आप अपने आप को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है दैहिक स्वतंत्रता, एकांत व विदेशी यात्रा। दैहिक स्वतंत्रता में आप चाहते हैं कि आप एकांत में रहें या फिर आप कहीं विदेशी, ये जो हमारा केस आया था मेनका गांधी केस या मेनका गांधीवाद, इसमें बात की गई थी कि भाई प्राण जो एकांत व विदेशी यात्रा का भी अधिकार, क्योंकि ये जा रहे थे तो इनको विदेश जाने नहीं दिया जा रहा था। तो ये केस हुआ था जिसमें बात की गई थी कि भाई विदेशी यात्रा का भी अधिकार है। और निजता का अधिकार, जिसका अभी काफ़ी समय से चर्चा में रहा था, निजता का अधिकार, तो ये किस में आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में निजता का अधिकार आता है। और जो ये मेनका गांधी केस आया था, इससे पहले हमारा प्रसिद्ध केस आया था एक गोपालन केस। गोपालन केस कब आया था, 1950 में आया था। ठीक है। और 1950 में आया था, उसमें बात की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की थी उसमें, और उन्होंने बोला था कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। लेकिन जो ये मेनका गांधी वाला केस आया था, इसने 1950 का जो गोपालन केस था उसको बदल दिया था, उसके डिसीजन को। और इसमें बात की गई थी, इसमें अनेक प्रावधान है वो अनुच्छेद 21 के तहत किए गए थे। चाहे मानव प्रतिष्ठा के साथ जीवन का अधिकार हो, चाहे आश्रय लेने का अधिकार, चाहे निजता का अधिकार। ठीक है। इस तरीके के काफ़ी अधिकार इसमें बात की गई थी जो अनुच्छेद 21 के तहत ये आया था। तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में अगर आपका आए स्वच्छ पर्यावरण या मानवीय प्रतिष्ठा, निजता का अधिकार, जीवन रक्षा का, आश्रय का, ठीक है, स्वास्थ्य का, देर से फांसी के विरुद्ध भी अधिकार इसमें बात की गई है। तो ये सारे अधिकार आपसे किससे रिलेटेड हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और ये वाद कौन सा है, मेनका गांधी वाद। अगर क्वेश्चन आए कि भाई अनुच्छेद 21 से संबंधित दो प्रसिद्ध वाद कौन से हैं, तो एक तो मेनका गांधी वाद है और दूसरा कौन सा है, गोपालन वाद। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21। जो हमारा अनुच्छेद 21 है उसमें किसकी बात की गई है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये प्रावधान कब किया गया, हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको अनुच्छेद 21 क में इसको जोड़ा गया है। तो शिक्षा का अधिकार भी इसी के अंदर आता है, अनुच्छेद 21 क में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बार बार पूछा जाता है।
उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है वो काफ़ी चर्चा में रहने वाला अनुच्छेद है हमारा। अनुच्छेद 22 है वो गिरफ्तारी से संरक्षण की, गिरफ्तारी से संरक्षण, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें देखिए दो टाइप के प्रावधान हैं, ठीक है। हिरासत है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है दंड विषयक या जिसको दंडात्मक भी बोल सकते हैं, और दूसरी है निवारक निरोध। ये निवारक निरोध है, ये अपराध से पहले आपको गिरफ्तार या अरेस्ट किया जाता है, इसमें दंडात्मक में अपराध के बाद, ये डिफरेंस इसमें। और जो दंडात्मक को देखते हैं हम पहले, इसमें क्या किया जाता है, वारंट आपका आता है, ठीक है। इसमें 24 घंटे का जो समय है, आने जाने का समय लगाकर क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और आप इसमें अपना वकील भी चुन सकते हैं। तो जो वारंट का प्रावधान है भाई, वारंट मिलेगा तभी आपको अरेस्ट किया जाएगा। आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको क्या करना है, पुलिस ऐसे ही नहीं है कि भाई 24 घंटे, 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन ऐसे आपको रिमांड पे रखते हैं, आपको जेल में बंद किया, ऐसा नहीं है। 24 घंटे ही आपको रख सकती है, और 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और आप अपना वकील भी क्या कर सकते हैं भाई, अपना वकील भी कर सकते हैं कि भाई मैं है वो अपराध मेरा जो मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा है उसमें मैं अपने बचाव के लिए, बचाव पक्ष के लिए आप वकील भी कर सकते हैं। दूसरा है निवारक निरोधक। अपराध से पहले क्या किया जाता है, बिना वारंट के ही 3 महीने तक, अगर इसके तहत निवारक निरोध के तहत यदि आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको बिना वारंट के ही 3 महीने तक आपको जेल में बंद रखा जा सकता है। तो इससे संबंधित काफ़ी एग्जाम्पल हैं। जो ये निवारक निरोध है ये हमारा काफ़ी चर्चा में रहता है, और इससे संबंधित हमारे आपने सुना होगा पीडीए, मीसा, टाडा, पोटा, ये सब इसी के निवारक निरोध के ही अधिनियम के तहत है कि भाई इसमें किस टाइप का प्रावधान किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले निवारक निरोध कानून है जिन्हें संसद द्वारा बनाया जाता है, काफ़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पीडीए की। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बना, और 1969 है, 1969 है, उसमें क्या किया गया है, समाप्त किया गया। मीसा है ये, जिसमें हमने नीचे बात की गई है, जो हमारा मीसा है, टाडा है, पोटा है, तो अब हम इनकी बात करेंगे। अब सपा ये काफ़ी चर्चा में रहता है ना। जैसे कि इरोम शर्मिला है, उसने भी काफ़ी दिन इसके विरुद्ध क्या किया है, इसने काफ़ी दिन तक संघर्ष किया है कि ये ना लगाया जाए, क्योंकि इसमें जो सैनिकों को या फौजियों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं और वो अपने विशेष अधिकारों का मिसयूज़ करते हैं। किसी भी के भी घर में वो रात को 2 बजे भी, 12 बजे भी, कभी भी उनको अधिकार है कि जाके कि भाई आपके घर में ये संदेह है, तो इसके आधार पे वो किसी के भी घर में जा सकते हैं। और इस तरीके का जो है वो कई बार इसका मिसयूज़ भी किया है। तो इन्होंने काफ़ी दिन तक अनशन किया था, और इस टाइप का कि ना तो खाना खाते थे वो, और काफ़ी मतलब वो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। और फिर लास्ट में इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी। तो इरोम शर्मिला है वो इसी अपसफा के जो विरोध में उन्होंने क्या किया था, अनशन किया था, और आमरण अनशन करती थी। ये काफ़ी दिनों तक खाना भी नहीं खाती थी, कुछ भी, तो हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता था इनको, और उन्हीं के माध्यम से इनको काफ़ी बचाने का प्रयास किया जाता था। तो ये इसी से संबंधित हैं, ठीक है। जो मीसा है हमारा, वो मीसा क्या है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बना था, जिसे 1978 में समाप्त कर दिया गया था। और जो ये मीसा है, मीसा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था इंदिरा गांधी ने। सबसे ज़्यादा यदि कहें कि भाई कौन सा हमारा ऐसा निवारक निरोधक कानून है जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था, तो मीसा का। और 1971 में इंदिरा गांधी ने काफ़ी नेताओं का जो उनके विरोध में थे उनको काफ़ी अरेस्ट किया था, और काफ़ी समय तक जेल में रखा गया था। तो 1978 में फिर इसको समाप्त कर दिया गया था, और 71 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया था। सबसे ज़्यादा खराब किसको माना जाता है, टाडा। टाडा जो है वो किससे संबंधित है, टाडा है वो जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, आतंकवादी क्रियाकलाप है, उससे संबंधित है। और 1985 से 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा प्रयोग NSA, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो किसका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जो ये अभी भी चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा सही प्रयोग किया, इसका मिसयूज़ नहीं किया गया। रासुका भी बोला जाता है इसको, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
और फिर आता है पोटा 2002 से 2004 में, ये भी समाप्त कर दिया गया था। पोटा है वो भी किससे, आतंकवादी निवारण अधिनियम है, इसे भी। तो ये ऐसे हैं हमारे प्रावधान निवारक निरोधक कानून। मीसा टारा आपसे ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है जैसे यूपीएससी में आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा गलत प्रयोग किसका, सबसे ज़्यादा खराब टाडा है, सबसे ज़्यादा प्रयोग, या फिर ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा है वो आपकी इसके तहत। तो मीसा टाडा पोटा इस टाइप के हैं ये, इनको आपको याद रखना है। अब आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम अभी हमारा दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम पढ़ चुके हैं। और वो कौन सा पढ़ा है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 में बात की गई है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 है वो उसमें कि भाई इस पे प्रतिबंध लगाया गया है, मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य जो बलात्श्रम है उनमें प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ये जैसे मानव की खरीदा बेची होती है, तस्करी होती है, छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है, फिर हाथ पैर उनके काट के उनको इस टाइप से जैसे भीख मंगवाया जाता है, लड़कियों को बेच दिया जाता है, तो ये इस तरीके की तस्करी या फिर खरीद बिक्री नहीं होगी, इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। किसी को दास बना लिया जाता था, दास प्रथा थी, दासी बना, तो इस तरीके के जो भी ये प्रावधान है इसको हटा दिया गया है। और 1956 का अधिनियम बनाकर इस पे रोक लगा दी गई है कि किसी को दास नहीं बना सकते आप। उसके बाद इसी में ये बेगार है, बेगार बिना परिश्रम के काम करना। बेगारी प्रथा भी पहले जो है वो प्रचलन में थी। बेगारी क्या होता है, बिना परिश्रम के काम कराना या फिर बिल्कुल ही कम परिश्रम आप दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं आप, जैसे कि 1000 रुपये से है ना, उसकी जो मजदूरी होनी चाहिए 1000 रुपये की आप दे रहे हैं उसको 10 रुपये, तो ये बेगारी हो गई, बिना परिश्रम के काम कराना। ठीक है, परिश्रमिक आप उसको कुछ दे नहीं रहे पैसे। और बंधुआ मजदूर, आपने किसी को बंधुआ मजदूर, जैसे पहले समय में जो बहुत हमारे साहूकार होते थे, किसान उनसे कर्ज ले लेते थे, फिर उनका उतार नहीं पाते ब्याज पे ब्याज, तो फिर वो क्या कहते थे कि आजीवन तुम हमारे यहाँ पे अब काम करो। तो बंधुआ मजदूर वो जो भी काम उनसे लेना चाहें वो, तो ये भी आपका अब इस पर भी प्रतिषेध या इस पर भी निषेध लगाया गया है। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी है या फिर बेगारी है या तस्करी है, तो ये मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर इसको निषेध किया गया है। ठीक है, ये था हमारा अनुच्छेद जो है 23। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस क्या होते हैं, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा। अब जैसे कि भाई देश को ज़रूरत है तो आपको सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए क्या कर सकते हैं, अनिवार्य जो सेवा है वो आपसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैन्य सेवा, जैसे कि देश को ज़रूरत है, इमरजेंसी है, या फिर देश में किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो रहा है, या फिर देश की ऐसी स्थिति है कि आपसे काम लेना चाहें तो ले सकते हैं आपातकाल के समय। ये राष्ट्र हित को देखते हुए ये दो मुद्दे हैं, जबकि आपको अनिवार्य आपसे सेवा ली जा सकती है। कई देश तो ऐसे होते हैं जो कि अनिवार्य सैनिक सेवा रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आपातकाल है फिर, या फिर राष्ट्र हित को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है, वैसे नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 है वो किससे रिलेटेड है, कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। ठीक है, इसमें बात की गई है कि भाई कारखाने आदि ऐसे हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ऐसे कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। तो एक तो कारखाने याद रखने हैं, और एक ये बच्चों से रिलेटेड है। 24 तो क्या था, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, 23 तो, और 24 है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। इसमें किसी भी ऐसी फैक्ट्री या फिर ऐसी खान या फिर कोई भी परिसंकट में गतिविधियां या निर्माण वाले कार्य हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, या कोई भी ऐसे खतरनाक काम है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, ऐसे कार्यों में नहीं होगा। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले या फिर निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। जैसे कोई ऐसे कार्य हैं जो कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उसमें
काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एक तो याद रखना है 24 और 14 वर्ष से कम बच्चों का कोई भी ऐसी फैक्ट्री या खान होती है जिसमें उनका स्वास्थ्य किसी तरीके से प्रभावित होता है या फिर वो कार्य है वो सही नहीं है, तो इसलिए इन पे इसको निषेध किया गया है। ठीक है, और बाल श्रम अधिनियम है 1986, इस दिशा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं बाल अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, जो कि तीसरा अधिकार था, ये कंप्लीट होता है अनुच्छेद 23 और 24। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए, आप किस को मानने वाले हैं, आप किस धर्म को मानेंगे, किसका प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, आप भगवान के किस रूप की पूजा करेंगे, क्या आपके धार्मिक विश्वास हैं, क्या आपकी धार्मिक पूजा, आपकी परंपरा है, इसका आपको प्रचार प्रसार करने का या इसको मानने का आपको पूरा अधिकार है। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 26 में क्या है? प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता और धार्मिक कार्यों के जो प्रयोजन है उनके लिए संस्थाओं की भी स्थापना की जा सकती है। कि अनुच्छेद 26 के तहत जो भी आपके धार्मिक प्रयोजन है उनके लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण कर सकते हैं, उनके कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका अनुच्छेद 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता कर के लिए बाध्य नहीं। आप भाई अपना किसी भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो आप इस टाइप से किसी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि किसी विशिष्ट धर्म या फिर संप्रदाय के लिए आप क्या करेंगे या उसके पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य करेंगे किसी को। ऐसा नहीं है, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। कोई भी आप धार्मिक अभिवृद्धि कर रहे हैं अपने किसी भी व्यक्ति को, तो आप ऐसे टैक्स उन पे नहीं लगा सकते। जो 27 है उसको कैसे याद रखना है? टैक्स से रिलेटेड है, करों के संदाय से स्वतंत्रता कर के लिए बाध्य नहीं है, इससे संरक्षण है उनको। अनुच्छेद 28 है वो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। कोई भी ऐसा शिक्षा संस्थान है जो पूर्णतः क्या है? राज्य निधि से। भाई जो भी सरकारी शिक्षा संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने, आप एक धर्म की बात करें कि हिंदू धर्म ये है या फिर इस्लाम या कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म की बात करें, तो उसकी आप राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। कि किसी धर्म से रिलेटेड शिक्षा आप देने लग गए तो इस पे आपको प्रतिबंध लगाया गया है। तो अनुच्छेद 1900 हमारा अनुच्छेद जो 25 से 28 तक है, किसकी बात की गई है? धार्मिक शिक्षा की बात की गई है। 25 में हमने क्या बात की थी कि किसी भी धर्म को अब अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में आप उसका प्रबंध कर सकते हैं। 27 में कर से रिलेटेड है और 28 में राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आपको 25 से याद रखना है प्रचार प्रसार, 26 प्रबंध, 27 करों से छूट, 28 है वो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आपका था अनुच्छेद 25 से 28 स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपका आता है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद जो 29 और 30 है। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है। 29 बात कर सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। और 30 में बात करते हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। उनकी स्थापना का और उनके प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। ठीक है, रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का इनको अधिकार है। कि अल्पसंख्यक वर्ग की जो भी रुचि है जिसमें भी वो अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। जैसे मदरसे हैं हमारे, है ना, इस टाइप से जो शिक्षा संस्थान है वो चाहे तो खोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है?
अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। ये अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। 30 में इसका प्रावधान है। अब अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रावधान क्यों किए गए हैं? ताकि अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस न करें, वो भी अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बचाएं, अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। इसलिए इनको ये मौलिक अधिकार दिया गया है। और ये हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत ही दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने इसमें इनको भी शामिल करने का प्रयास किया है। और अनुच्छेद 31 है, वो आपको पता है कि निरस्त हो गया है। 44वां संविधान संशोधन, जो कि संपत्ति का अधिकार था, जो कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड था, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब आता है हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये ही वो हमारा अधिकार है जो लास्ट है, और जो कि हम इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं यदि मौलिक अधिकार छीनते हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है वो कौन सा हमारा जो अधिकार करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर जी ने इनके बारे में क्या कहा है? ये संविधान की आत्मा है। इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार हृदय है, इनके बिना संविधान अर्थविहीन है। संविधान संशोधन के तहत इनको बदला नहीं जा सकता। और इसमें 5 प्रकार की रिटें हैं वो जारी की जाती हैं, जिसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि रिट को उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी 5 प्रकार की रिट हैं। जैसे बंधी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है ना। इस टाइप से हम अपनी 5 प्रकार, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, तो ये हम 5 प्रकार की रिट इसमें फिर पढ़ेंगे। और यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रज्ञानम क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो कंप्लीट हम कोर्स इसमें करेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना फिर कल बात करेंगे, जो हमारा आने वाला वीडियो है इसमें, कि हमारी 5 प्रकार की रिट कौन सी है। अनुच्छेद 32 को कंप्लीट करेंगे, अनुच्छेद 33, 34 और 35। इसके साथ हमारा फिर मौलिक अधिकार को जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका मौलिक अधिकार का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।